बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने काबीना की मीटिंग ली है। उसमें मईशत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हवाले से उनका दौरा जो मनसूख हुआ उस पर, और जो इंग्लैंड की टीम ने दौरा ख़त्म किया उस पर भी बात की गई। और साथ ही साथ रेलवेज़ के ऊपर कुछ फ़ैसले थे, सियासत के ऊपर फ़ैसले थे, मईशत के ऊपर फ़ैसले थे, आने वाले इलेक्शन के ऊपर फ़ैसले थे। एक तो बड़ी अच्छी चीज़ इमरान खान साहब जो करने जा रहे हैं, जो कौमी टीम का T20 का वर्ल्ड कप के लिए जाने वाला स्क्वाड है उससे मुलाकात करने वाले हैं। देखिए, हमारे पास अब एक ऑप्शन बचता है कौम की इज्जत बचाने के लिए। इतना प्रेशर अपने खिलाड़ियों पे डालना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे वैसी ट्रेनिंग नहीं है, वैसा माहौल नहीं है, क्रिकेट उतनी जदीद हुई नहीं। ये तो टैलेंट है, जो लड़के अपने ज़ाती तौर पे मेहनत करके आगे आते हैं, जितना वो सीख लेते हैं वही उनकी गेम है। यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता। यहाँ पे टेक्निकली उनको ऐसी सपोर्ट नहीं मिलती कि वो बैनुल अक़वामी लेवल के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के मुताबिक अपने आप को ढाल सकें। इसके बावजूद पाकिस्तान ने बहुत बुरे हालात में दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स पैदा किए हैं। यहाँ पे बॉलिंग में पाकिस्तान ने झंडे गाड़े हैं, स्पिन बॉलिंग में पाकिस्तान ने झंडे गाड़े हैं, चाहे लेग स्पिन हो चाहे ऑफ ब्रेक हो। उसके साथ पाकिस्तान ने फास्ट बॉलिंग में तो आपको पता है कि हर दौर में पाकिस्तान के पास कुछ ना कुछ मौजूद रहा। शाहीन शाह अफरीदी से सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। पहले आमिर हुआ करते थे, मोहम्मद आसिफ अनफॉर्चुनेटली वो गोरों की सियासत का शिकार हुए, लेकिन उस जैसा बॉलर ना कभी देखा है तो ना सुना है कभी। वसीम अकरम, वकार यूनुस वो बड़े शानदार बॉलर थे। इमरान खान साहब खुद एक अच्छे कैप्टन थे, बॉलर थे, ऑलराउंडर थे। बैटिंग में भी हमारे लोगों ने बड़ा नाम कमाया। बाबर आजम जो रिकॉर्ड लगा रहे हैं वो किसी और के बस की बात नहीं है। हमारे पास पोटेंशियल है, टैलेंट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का फुकदान है। इसके बावजूद इस टीम के ऊपर ये प्रेशर ज़्यादा हमें नहीं बढ़ाना चाहिए कि हर हाल में इनको वर्ल्ड कप जीत कर आना है, लेकिन जीतदारी के साथ खेलें, डट कर खेलें और दुश्मन को बताएं कि हम भी एक टीम है। अगर हम किसी तरह पहले नंबर की टीम बन जाएं तो फिर दुनिया हमसे खेलने पर मजबूर हो जाएगी। इमरान खान साहब ने अच्छा फैसला किया, स्क्वाड से मुलाकात करेंगे और वो कह रहे हैं जी बेनकाब करेंगे इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड को और उन मुहर्रिकात को जो उन्होंने किए हैं। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश की, और इस कोशिश में ज़्यादातर जो क्रिकेटर्स हैं या क्रिकेट को जानने वाले लोग हैं उनके सामने वो लोग खुद डैमेज हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये एक अब कमर्शियल गेम है, इंडिया सबसे बड़ी मंडी है, सबसे बड़ी मार्केट है क्रिकेट की, तो वहाँ पे इंडिया का असर रसूख बहुत ज़्यादा चलता है। बिग थ्री का आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और उसके अंदर इंडिया है, तो वही फैसले करते हैं, वही ICC को चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को जवाब बल्ले से और गेंद से देना पड़ेगा, बेहतर फील्डिंग करनी पड़ेगी और ग्राउंड में जाके डट कर मुकाबला करना पड़ेगा। अब दिन रात एक करने का वक्त आ गया है। टीम को हौसला भी दिया जाए, हिम्मत भी दी जाए। अब इमरान खान साहब ने आज जो कैबिनेट में बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें पॉलिटिकल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में फवाद चौधरी साहब ने अनाउंस भी की। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर दोबारा ब्रीफिंग हुई है। हुकूमत डट गई है, वो कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, वोटिंग करवाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, ये साबित करेंगे ये मशीन ठीक नहीं है। मैंने उस मशीन को जाकर देखा और जिसने देखा उसने ये कहा कि ये इंडिया की बनाई हुई मशीन से भी बेहतर मशीन है। इसमें पेपर ट्रेल भी है, इसमें धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर आ जाती है तो फिर अपोजिशन को प्रॉब्लम ये होगा कि वो इसके ऊपर इलेक्शन नहीं होने देना चाहेंगे, वो इसलिए कि फिर धांधली नहीं की जा सकती। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक ज़रूर दिलवाएंगे। ये एक ऐसा इशू है जिसको इमरान खान साहब हर कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ज़रूर इसके ऊपर बात करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक। मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर वोट का हक मिला तो कौन कौन सा बड़ा जो बुर्ज है वो उलट जाएगा, कौन कौन सा बड़ा सियासतदान जो है वो इलेक्शन हार जाएगा। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक मिल गया तो किस किस को बहुत बड़ा नुकसान होगा और PTI को किस लेवल का फ़ायदा हो सकता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट की सूरत में, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के भी बताता हूँ। एक और चीज़ जो उन्होंने तय की वो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले के ऊपर जारहाना रवैया रखा जाए। कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, बुज़दिल बनने की। जिस तरह के सवालात उस आदमी ने और उसके इदारे ने पूछे हैं मिलजुल कर, जो उन्होंने मजाक किया है, जो लतीफ़े 37 उन्होंने सुनाए हैं कि मशीन ईमानदार नहीं है, मशीन फ्रॉड नहीं रोक सकती, मशीन औरतों को नहीं ला सकती वोट डालने के लिए, मशीन जो है वो बातें नहीं करती, यानी अजीबोगरीब चीज़ें उन्होंने की हैं। अब वो जो चीज़ें उन्होंने मशीन से तवक्को की है वो तो किसी इमाम मस्जिद से भी नहीं की जा सकती। तो उन्होंने मशीन के बारे में जिस तरह के लतीफ़े सुनाए उसके बाद जारहाना होना ही बनता उनके खिलाफ
अगर तो डिफेंसिव हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन चढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 2-4 लोगों को फारिग कर देंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन को भी उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा लगता है सिचुएशन को वो खुद ही उस तरफ लेकर जा रहे हैं। एक और चीज़ जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा अगला इलेक्शन नई मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों पर होना है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो तीसरी मुसीबत है अपोजिशन के लिए। ना वो चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, ना वो चाहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिले, ना वो चाहते हैं कि अगला इलेक्शन नई मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों पर हो। क्योंकि अगर हल्का बंदियां होगी, नई मर्दमशुमारी होगी, तो एक दफ़ा फिर नेशनल डाटा बनेगा, उसमें हर आदमी का फिर एक ही वोट होगा। जो लोग मर गए हैं वो मरे हुए डिक्लेयर हो जाएंगे, मरे हुए का वोट कास्ट नहीं हो सकता। अगर कोई बाहर गया हुआ उसका वोट कास्ट नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी मौजूद नहीं है, उस हल्के में है, तो उसका वोट उधर ही कास्ट होगा, इधर कास्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह की चीज़ें जब होंगी तो ये अपोजिशन के लिए एक और मुश्किल है, क्योंकि यहां पे तो 20-20, 30-30 हज़ार जाली वोट पड़ा हुआ है, बनाकर रखा हुआ है। अब वो वोट जो है वो कास्ट करना होता है, और वो तभी हो सकता है जब आपकी मर्दमशुमारी जो है वो पुराना ही मामला सारा चले, हल्का बंदियां और वो सारी चीज़ें पुरानी चलती रहें, वोटर लिस्टें भी पुरानी चलती रहें। लेकिन ये सारी चीज़ें इस हुकूमत ने कहा कि हम जाते जाते नई बनाएंगे, इसके लिए 18 महीने वो कहते हैं लगेंगे। तो आज इनको कहा भी ये गया है कि जल्द अज जल्द इसका प्रोसेस मुकम्मल किया जाए और फौरी तौर पे इस पे काम शुरू कर दिया जाए, मर्दमशुमारी का मामला। और ये डिजिटल होगी, कंप्यूटराइज्ड होगी, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये जल्दी और बेहतर हो सकती है। इंतखाबी इस्लाहात जिससे अपोजिशन भाग रही है, हुकूमत ने दोबारा कहा कि आप आ जाएं और बैठकर इंतखाबी इस्लाहात हमारे साथ कर लें। अब मैं आपको बताता हूं वो कौन से हल्के हैं जहां पे अगर ये वोटिंग होती है और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक मिलता है तो किन लोगों को नुकसान होगा। ये मेरे सामने एक रिपोर्ट मौजूद है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल तो 270 के करीब, 272 के करीब हल्के हैं पाकिस्तान में। ओवरसीज़ वोटरों की तादाद कुछ 90 लाख बताते हैं, कुछ 1 करोड़ बताते हैं, लेकिन 1 करोड़ के आसपास ओवरसीज़ वोटर्स मौजूद हैं। अगर आप इसको डिवाइड भी कर लें हर हल्के के ऊपर, तो कुछ 30 से 35 हज़ार या इससे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट बनते हैं। अब 30-35 हज़ार एक हल्के में अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट हैं, तो पाकिस्तान के ज़्यादातर हल्कों में हार और जीत का जो तनासुब रहता है या जो फ़र्क रहता है वो 10,000 के अंदर अंदर रहता है। यानी 70-80 ऐसे हल्के हैं या इससे ज़्यादा ऐसे हल्के हैं जहाँ पे 5,000, 10,000 का फ़र्क है। 5 से 10,000 का फ़र्क तो 70 से 80 हल्कों में है। अब वहाँ पे अगर एकदम 30,000 वोट आप ऐड कर दें ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको पता है कि सिर्फ इमरान खान को वोट डालेंगे, PMLN के बाद वो वोटर ही नहीं है और पीपल्स पार्टी के बाद तो बिल्कुल ही नहीं है, तो वो वोट पड़ेगा अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, तो एकदम 30,000 वोट, 25,000 वोट अगर इतना भी डल जाए, 20,000 भी डल जाए, तो वो ऐड हो जाएगा। तो वो जहाँ पे 10,000 से या 5,000 से हार सकती है PTI, वहाँ पे ये 20,000 वोट ऐड हो जाने का मतलब क्या है, 50 के करीब सीटों का फ़र्क पड़ता है। मैं आपको कुछ बड़े अहम हल्के बताता हूँ जहाँ पे 1,000 के फ़र्क से इलेक्शन हुआ है। अब ये 20 हल्के हैं जहाँ पे फ़र्क पड़ा है, यानी हार और जीत का जो वोटों का फ़र्क था, यानी जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने वोट ज़्यादा लिए, वो 1,000 के अंदर था। यानी कादर पटेल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो 746 वोटों से जीते हैं 2018 के इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार से, 746 वोट। ये NA 248 है। इसके बाद NA 131, जहाँ पे इस वक्त साद रफीक साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं। अच्छा, वहाँ पे जो फ़र्क था 2018 के इलेक्शन में इमरान खान जीते थे, 756 वोटों का फ़र्क था। अच्छा, कादर पटेल के हल्के में कुछ 15,000 ओवरसीज़ वोटर हैं, 746 से वो जीतते हैं। अगर ये 15,000 में से 10,000 पड़ जाए तो कादर पटेल कहाँ गए? कादर पटेल के लिए मुसीबत बन जाएगी। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक के हल्के में 45,000 ओवरसीज़ वोटर है। अब वो 45,000 ओवरसीज़ वोटर है और पहले वो हारे थे सिर्फ 1,000 से भी कम वोटों के फ़र्क से, और जीते हैं वो भी इससे बहुत कम है। तो ख्वाजा साद रफीक साहब की सीट भी खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि चली जाएगी अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट डालने का हक मिल गया तो। कैसर शेख, ये PMLN के हैं, ये 840 वोटों से कामयाब हुए थे, सिर्फ 840 वोटों से, जबकि इनके यहाँ पे लगभग 9,000 ओवरसीज़ वोटर्स हैं। 9,000, 9 में से 5,000 पड़ता है तो फ़र्क बिल्कुल इलेक्शन का रिजल्ट बदल जाता है। इसी तरह फहमीदा मिर्ज़ा जहाँ से जीती हैं, वहाँ पे 1,000 से कम वोटों से वो जीती हैं, 997, 1,400 ओवरसीज़ वोटर्स हैं वहाँ पे।
महमूद शाह ये 267, NA 267, ये 939 वोटों से जीते थे और यहां पे ओवरसीज वोटों की तादाद जो है वो 7200 के करीब है। मोहसिन जावेद यहां पे ये 1163 वोटों से जीते थे और यहां पे 72,000 ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट हैं। ये ज़्यादातर जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है वो 1100, 1200, 1200, 1100। ख्वाजा आसिफ इन्होंने उस्मान डार को हराया था 1406 वोटों से। ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार को हराया था 1406 वोटों से। बहुत क्लोज मुकाबला हुआ था। वहां ओवरसीज वोटों की तादाद पता कितनी है? वहां 93,000 ओवरसीज वोटर्स हैं। अब उन 93,000 में से अगर 50,000 भी पड़ जाता है उस्मान डार को तो किधर गया? सारा रिजल्ट तब्दील हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ओवरसीज का वोट पड़ना है, इसीलिए PMLN पीपल्स पार्टी नहीं मानते। तालिब ने कही ये जीते हैं 249 वोटों से, वहां कुछ 15,000 से ज्यादा वोट है ओवरसीज का। मोहम्मद अकरम ये जीते 350 वोटों से, वहां 45,000 ओवरसीज वोटर है। अमीर हैदर खान होती ANP के वाहिद जीतने वाले उम्मीदवार 152 वोटों से जीते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने हराया। वहां 50,000 ओवरसीज वोटर्स हैं। अमजद खोसा ये भी जीते हैं 129 वोटों से, वहां 70,000 ओवरसीज का वोट है। जुल्फिकार भट्टी ये 87 वोटों से जीते हैं सिर्फ MNA, और यहां जो ओवरसीज वोटर्स हैं वो 29,000 हैं। फैसल वाडा 723 वोटों से जीते थे, लेकिन यहां पे कुछ 15,000 से ज्यादा ओवरसीज वोटर्स हैं। तो इस तरह ये बहुत सारे ऐसे और भी हल्के हैं जहां ओवरसीज की तादाद 70,000, 50,000, 40,000, 30,000, इतनी बड़ी बड़ी तादाद है। और कितने वोटों से इलेक्शन का रिजल्ट आया? जीतने वाले उम्मीदवार के सिर्फ कोई 500, 400 वोट ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि जो रिजेक्ट हुए हुए वोट हैं वो इस मार्जिन से भी ज्यादा थे जो वोट रिजेक्ट हुए थे। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आती है तो शाम तक के नताइज में एक भी वोट रिजेक्ट नहीं हो सकता। वोट रिजेक्शन का तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसके अंदर, खत्म। 0 वोट रिजेक्शन होगी। सारे वोट डलेंगे, सारे वोट काउंट होंगे, सारे वोट जो है वो हिस्सा बनेंगे इलेक्टोरल प्रोसेस का, लिहाजा वोट रिजेक्शन नहीं होगी। दूसरे नंबर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट मिला तो ये एक और वोट एडअप हो जाएगा। और तीसरा जो है नई हल्का बंदियां और नई वोटर लिस्टें, इसके ऊपर भी अपोजिशन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कुछ 8 सीटें हम मखसूस दे देते हैं। उन्होंने कहा जहां ये कोई 30-40 सीटों की जंप लगा आ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर इनको ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक मिल गया तो लिहाजा इनको कोई 7-8 सीटें देके फारिग करो, बीच में से मखसूस नशस्तें दे देते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को। मैंने उस वक्त भी कहा था कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो कोई मखसूस नशस्तों में कोई अकलियत तो नहीं है, कोई गैर मुस्लिमों की सीटें तो आप उनको नहीं दे रहे, या वो कोई मखसूस लोग तो नहीं है, वो तो नॉर्मल पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, बाहर से पैसा भेज रहे हैं। लिहाजा किसी भी सूरत में उनको वोट के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है और पहले एक दफ़ा ये वोटिंग करवाई भी जा चुकी है। इसका तरीका वजह होना बाकी है। अपोजिशन सिर्फ टाइम गेन कर रही है कि जितना डिले कर देंगे इस सारे मामले को, कल को हम कह सकेंगे जी अब तो थोड़े दिन रह गए मशीनें नहीं बन सकती, कल को हम कह देंगे थोड़े दिन रह गए हल्का बंदियां नहीं हो सकती, कल को हम कह देंगे जी थोड़े दिन रह गए अब तो ओवरसीज का तरीकाकार नहीं बन सकता। तो मेरे ख्याल में दिस इज द राइट टाइम। यही 2 महीने हैं, इनके अंदर हुकूमत को कोई डिसीजन लेना है या कोई कंसेंसस पैदा करना है तो उसको करे। और इमरान खान साहब ने इस काम के लिए डंडा पकड़ लिया और उन्होंने आज वार्निंग दी है अपने लोगों को भी कि जल्द अज जल्द इसको करो, क्योंकि ये डू एंड डाई वाला मामला है। अगले इंतखाबात में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतना है बकौल इमरान खान साहब के उनकी पार्टी के, तो उनको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्योंकि वो न्यूट्रल चीज़ है उसको लाकर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, नई हल्का बंदियां, साथ में जो मर्दमशुमारी है, वो सारी चीज़ें ये वो करेंगे तो फिर एक ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें उनके लिए मार्जिन निकलेगा। वरना इस इलेक्शन में अपोजिशन उनकी दुर्गत बना के रख देगी। ये आइडिया उनको हो गया है और पिछले इंतखाबात में भी हो गया था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां से वो जीतते जीतते हार गए थे और बहुत थोड़े मार्जिन से। 2013 के इलेक्शन में PMLN ने 1,49,00,000 वोट लिए थे और 2/3 अक्सरियत थी। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1,69,00,000 वोट लिए, यानी 20 लाख वोट ज्यादा लिए, फिर भी सादा अक्सरियत नहीं बनी। वजह क्या है कि वो बहुत थोड़ा थोड़ा
छोटे छोटे मार्जिन से, कहीं 1000, कहीं 500, कहीं 200, कहीं 150, कहीं 300, कहीं 700, कहीं 1200, इतने वोटों से वो बहुत सारी सीटें हार गए। और ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट यहां पे ये सारा फर्क बहुत बड़े पैमाने पे कवर कर सकता है। अब इमरान खान साहब ने फैसला किया है और अपने लोगों को भी कह दिया है कि मैं कुछ नहीं जानता, ये करके दो। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।